हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एग्जाम ज्ञान मंत्रा पे। तो दोस्तों हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि जीके में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दूसरी क्लास है आज की। इस क्लास में हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं फिर से आप सभी से कहता हूँ, इस पूरी सीरीज़ को आप कवर करना हिस्ट्री से और कंप्लीट जीके से। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा मैं। साथ ही साथ दोस्तों आप एग्जाम ज्ञान मंत्रा का पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने UPSSC में श्योर सिलेक्शन के लिए। इसमें प्रोवाइड की जाएंगी आपको कंप्लीट PDF कोर्सेज, करंट अफेयर जिसमें UP के करंट अफेयर भी रहेंगे, इंपॉर्टेंट सभी अपडेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन जिसमें आप किसी भी अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली मैसेज करना है इस व्हाट्सएप नंबर पर। इसका प्राइस है दोस्तों 210 रुपये। साथ ही साथ दोस्तों PDF कोर्सेज में दोस्तों आपको प्रोवाइड किया जाएगा कंप्लीट यहाँ पे UPSSC का प्रीवियस 5 सालों का जीके, जिसका PDF रहेगा 47 पेज का कंप्लीट। दोस्तों आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि बेसिक रहेगा आपके लेखपाल एग्जाम के लिए, साथ ही साथ AGTA एग्जाम के लिए। इसमें 45 पेज का यहाँ पे PDF है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको प्रोवाइड किया जाएगा कंप्लीट स्टैटिक जीके, जिस सीरीज़ को हम लोग कवर कर रहे हैं। 152 पेज की आपकी ये पूरी PDF रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों 97 पेज की आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो लोग लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी के आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे 63 पेजेस के। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के 120 पेज के आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सिंपली आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है और आपको पे करके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट कर दें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इतिहास आपको दिख रहा है। सबसे पहला दोस्तों हम लोग यहाँ पे इतिहास का पॉइंट देखेंगे। और मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूँ, आप इस पूरे PDF को भी ले सकते हैं, साथ ही साथ क्लासेस के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। तो हम लोग इस पूरी सीरीज़ को कवर करेंगे ही। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने देंगे किसी भी एग्जाम में। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए समस्त स्रोतों को दोस्तों 3 वर्गों में यहाँ पे बांटा गया है, ठीक है। ये थोड़ा हम लोग कवर करेंगे कि किन किन भागों से लिया गया है यहाँ पे इतिहास को। तो दोस्तों सबसे पहले साहित्यिक स्रोत हैं, उसके बाद विदेशियों से प्राप्त विवरण हैं, और उसके बाद पुरातात्विक स्रोत हैं, ठीक है, जिनसे क्या होता है, भारतीय प्राचीन इतिहास है जो उसका अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। क्लियर। अब सबसे पहले देख लेते हैं पुरातात्विक अभिलेख कौन कौन से हैं। तो दोस्तों भारत के प्राचीनतम अभिलेख अशोक के हैं, ठीक है। आपको पता होगा अशोक के बहुत सारे अभिलेख और स्तंभलेख अशोक ने खुदवाए थे, जिनको सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में पढ़ा था। तो सीधा आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख को, ठीक है, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, और टाइम भी आपसे पूछा जाता है। तो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था 1837 में। क्लियर, पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा था। सीधा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनता है। उत्तर दे देंगे आप, हरिशेन ने लिखा था समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में, बहुत सारे पेपर्स में आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलकेशियन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा था। क्योंकि ये दोस्तों 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है इन क्वेश्चंस को। क्लियर। तो पुलकेशियन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा था। पुलकेशियन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे। तो पुलकेशियन द्वितीय के। चलिए, और आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो मंदसौर अभिलेख है इसको किसने लिखवाया था। तो आंसर होगा यशोवर्मन ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश का ऐरण सती प्रथा अभिलेख किसने लिखवाया था। राजा तोरमाण के द्वारा लिखवाया गया था, ठीक है। सीधे सीधे यही क्वेश्चन आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का ऐरण सती प्रथा अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया था। क्या बताएंगे आप। राजा तोरमाण के द्वारा लिखवाया गया था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इस कंप्लीट 152 पेज की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, वाई करना चाहते हैं,
डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, सिर्फ 50 रुपये में आप इस कंप्लीट PDF को बाय कर सकते हैं। चलिए अब सिक्कों पे आते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सिक्के 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्रचलन में आए थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में कि जो 5वीं 6वीं ईसा पूर्व में सिक्के आए थे, शताब्दी ईसा में आए थे, उनको क्या कहा जाता है। तो भैया उनको आहत सिक्के कहा जाता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में सिक्के शैल खड़ी के बने होते थे, ठीक है। यहाँ पे शैल कर लेना, ठीक है। किसके बने होते थे, शैल खड़ी के बने होते थे, और इनका प्रयोग सील लगाने में यहाँ पे किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले लेख युक्त सोने के सिक्के किन्होंने जारी किए थे। तो यूनानियों ने जारी किए थे भैया। किसने जारी किए थे, लेख युक्त, जिस पे कोई लेख हो या फिर कोई, ठीक है। जैसे अभी अपना 1 रुपये का सिक्का रहता है तो उसमें लिखा रहता है कि सत्यमेव जयते, ठीक है, ऐसा ही कुछ लिखा रहता है ना, या फिर कोई सिंबल बना रहता है। तो सबसे पहले इस प्रकार के सिक्के किसने जारी किए थे, तो यूनानियों ने दोस्तों जारी किए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वाधिक शुद्ध एवं भारी सोने के सिक्के कुषाणों ने, ठीक है, तथा सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने यहाँ पे जारी किए थे। क्लियर। सबसे अधिक, ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक शुद्ध एवं भारी सोने के सिक्के कुषाणों ने, और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने यहाँ पे जारी किए थे। तो सीधा रट के एग्ज़ाम देना है, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चन है, सीधा इनको रटना है और एग्ज़ाम क्रैक करना है। अगला देखते हैं, निर्माण शैली यहाँ पे दी गई है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन अभी हम लोग हिस्ट्री के पढ़ रहे हैं। तो निर्माण शैली में सबसे पहले उत्तर भारत में मंदिरों की शैली कौन सी है, नागर शैली, ठीक है। उत्तर भारत में कौन सी शैली है, नागर शैली। दक्षिण भारत में है द्रविड़ शैली, ठीक है। दक्षिण भारत में कौन सी है, द्रविड़ शैली। मध्य भारत में है बेसर शैली, ठीक है। सिंपली आपको पढ़ना है, अगर आपसे पूछा जाए उत्तर भारत में मंदिरों की कौन सी शैली है, बताएंगे आप नागर शैली। दक्षिण भारत में मंदिरों की कौन सी शैली है, तो बताएंगे द्रविड़ शैली। और मध्य भारत में कौन सी शैली है, तो बताएंगे बेसर शैली। सिंपली यही एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, गुप्तकालीन चित्र अजंता की गुफाओं में मिलते हैं, ठीक है। जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें गुप्तकालीन चित्र मिलते हैं, जिसमें 16वां चित्र किसका है, तो मरणासन राजकुमारी का, ठीक है। 17वीं गुफा में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहाँ पे दिखाया गया है। तो 16वीं गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र दिखाया गया है, और 17वीं गुफा में यहाँ पे गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिखाया गया है। क्लियर। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए मूर्ति कला पे आते हैं। तो दोस्तों गांधार शैली यूनानियों द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, यूनानियों द्वारा गांधार शैली। मथुरा शैली कुषाणों द्वारा, और अमरावती शैली सातवाहनों द्वारा विकसित की गई थी, ठीक है। सिंपली आपको बताना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधार शैली किसके द्वारा विकसित की गई थी, आप बताएंगे भैया यूनानियों द्वारा की गई थी विकसित, हमने तो पढ़ा है। आपसे पूछा जाएगा मथुरा शैली किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो आप बताएंगे कुषाणों द्वारा विकसित की गई थी मथुरा शैली, कहना हमने इसको भी पढ़ा है, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा अमरावती शैली किसके द्वारा विकसित की गई थी, कहना हम सब कुछ पढ़ के आए हैं, सातवाहनों के द्वारा विकसित की गई है अमरावती शैली। चलिए अब इम्पोर्टेंट भवन स्मारक की शैली भी देख लेते हैं, क्या इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो एक ही इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का कुम्हारा गांव से मिला लकड़ी का महल, ठीक है। चलिए, तो जो कुम्हारा गांव से लकड़ी का महल मिला था उसका निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए भैया सभ्यताओं पे आ गए हैं हम लोग, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक सभ्यता किसे कहते हैं, तो ऐसी सभ्यता जिनका अध्ययन केवल पुरातत्व सामग्री के आधार पर किया जाता है, ठीक है। ऐसी सभ्यता जिनका अध्ययन केवल पुरातत्व सामग्री के आधार पर करते हैं प्रागैतिहासिक सभ्यता कहलाती है। भूल मत जाना इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। टेस्ट भी लिया जाएगा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, टेस्ट भी आपका होगा टॉप 30 क्वेश्चंस का, जिससे बहुत ही अच्छे से आपकी
प्रिपरेशन हो जाएगी तभी तो मैं बार बार कहता हूँ कि मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ जीके से कोई क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता। क्लियर? चलिए वैसे ठीक है। तो प्रागैतिहासिक सभ्यता दोस्तों क्या कहलाती है? ऐसी सभ्यता जिनका अध्ययन पुरातत्व सामग्री के आधार पर किया जाता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया? पाषाण युग हो गया। ठीक है, पुरातत्व सामग्री के आधार पर किसका अध्ययन ही होता है? पाषाण युग का अध्ययन होता है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक सभ्यता किन्हें कहते हैं? जिनके भैया लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा पाया। ठीक है, साक्ष्य तो मिल गए हैं लेकिन उन्हें पढ़ा ही नहीं जा पाया कि इसमें लिखा क्या है, तो उसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। ठीक है, जैसे कि कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक सभ्यता किसको कहते हैं? लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और जिनको पढ़ा भी गया है। ठीक है, जिसको जैसे कि अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख से पहले फिर से एक बार क्वेश्चन रिवाइज कर लो। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख प्राचीनतम है भारत के अभिलेख। सबसे पहले किसने इन्हें पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को। अब भूल मत जाना, देखो बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम्स में। चलिए, तो कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ से आ गए थे। चलिए, तो पाषाण युग को देखते हैं। ठीक है, पाषाण युग को कवर करते हैं। तो दोस्तों निम्न पुरा पाषाण युग, जहाँ पे शिकार को यहाँ पे कच्चा ही खा जाते थे लोग। ठीक है, और खाद्य संग्रह के रूप में जीवन व्यतीत करते थे और औजार बनाने में पत्थर का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था। यहाँ पे खाद्य संग्रह, ठीक है, यानी भोजन को ढूंढना, खाना और दिन ख़त्म। उसके बाद दोस्तों मध्य पाषाण युग को देखते हैं। तो अग्नि का यहाँ पे आविष्कार हुआ। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं मध्य पाषाण युग को। तो दोस्तों अग्नि का आविष्कार हो गया था। पशुपालन के सर्वप्रथम यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं राजस्थान के बागौर से। ठीक है, उसके साथ साथ उत्तर पाषाण, नव पाषाण, कृषि पर स्थायी जीवन व्यतीत करते थे लोग। इसके साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उत्तर पाषाण, इसको ही क्या कहा जाता है? नव पाषाण कहा जाता है। क्लियर? चलिए भैया, अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आप सभी के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, 2500 से 1750 बीसी तक माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का काल। सबसे पहले दोस्तों 1826 में चार्ल्स मैनसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? हड़प्पा के टीले का पता इन्होंने लगाया था। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ? 1921 में जॉन मार्शल और दयाराम साहनी जी थे, उन्होंने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी। चलिए भैया, कहाँ पे की थी अब? तो 1922 में पंजाब के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में। अब वर्तमान में सिंध कहाँ पे है? वर्तमान में तो पाकिस्तान में है ना। तो दोस्तों 1922 में तो भारत में था। तो 1922 में पंजाब के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में मोहनजोदाड़ो, यानी मृतकों का टीला इसको कहा गया, उसका पता लगा था। ठीक है, तो कब लगा था? 1922 में मोहनजोदाड़ो का पता लगा था। 1826 में चार्ल्स मैनसन ने हड़प्पा के टीले का पता लगाया था और 1921 में जॉन मार्शल और दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी। अब चलिए इसको देखते हैं। तो इस सभ्यता का आकार कैसा था? किस सभ्यता का? मोहनजोदाड़ो का। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता का त्रिकोणीय आकार था। ठीक है, इस प्रकार की ये सभ्यता थी। मोहनजोदाड़ो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था। तो जो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता है, इसका सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदाड़ो। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं। तो रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है, C14 का यूज किया जाता है ना, कार्बन 14 का। तो उसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता की तिथि क्या प्राप्त की गई है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों रावी नदी के पास पाई गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो आपको बताना है भैया, पढ़ लिख के आए हैं हम लोग सब कुछ। रावी नदी के किनारे है दोस्तों पाई गई है हड़प्पा सभ्यता। और इसकी खोज किसने की थी? रखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा कहाँ पे है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। आपको बताना है राजस्थान में है कालीबंगा, रोपण है पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। ठीक है, अब राजस्थान में तो कोई नदी है नहीं जहाँ पे कालीबंगा है।
रोपण है सतलज नदी के किनारे पंजाब नामक स्थान पर, ठीक है, अपना राज्य है ना पंजाब। उसके बाद दोस्तों सुर कोतड़ा, ठीक है, सूर कोतड़ा है। तो सूर कोतड़ा दोस्तों गुजरात के कच्छ नामक ज़िले में स्थित है। अब ये स्थान कौन से हैं, ये हैं हड़प्पा के स्थान, ठीक है। हड़प्पा का स्थान है कालीबंगा, हड़प्पा का ही स्थान है रोपण और हड़प्पा का ही स्थान है सुर कोतड़ा। तो अपना दोस्तों कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में है, रोपण पंजाब में है और सुर कोतड़ा ही गुजरात के कच्छ में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आता है लोथल से। तो दोस्तों लोथल गुजरात में स्थित है जो कि प्राचीन बंदरगाह था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में क्या था, ये हड़प्पा सभ्यता में रोपण था, सॉरी लोथल था एक जहाजी मालघाट या फिर बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हड़प्पा में विशाल अन्नागार तथा मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार पाए गए हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा में क्या पाए गए हैं, सबसे बड़े विशाल अन्नागार यानी खाद्य सामग्री रखने के स्थान, ठीक है। मोहनजोदाड़ो में पाए गए हैं विशाल स्नानागार। अब विशाल स्नानागार यार ये कोई फैक्ट नहीं बनता है, किस लिए बनाए थे स्नानागार इतने बड़े बड़े। चलिए मोहनजोदाड़ो से कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति भी प्राप्त हुई है, वो भी एक, ठीक है, बालिका की नृत्य करती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोस्तों विश्व में कपास उपजाने, यहाँ पे उपजाने लिखा है, इसको थोड़ा आप सही कर लेना, ठीक है। कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हैं। विश्व में कपास उपजाने का सर्वप्रथम श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना है कि जो डायनामाइट है, ठीक है, या फिर जो विस्फोटक भी हम लोग कह सकते हैं, इसका आविष्कार कहाँ पे हुआ था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। तो दोस्तों विश्व में कपास उपजाने का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बांटों का प्रयोग 16 के गुणज में किया जाता था, ठीक है। किस गुणज में किया जाता था, तो 16 के गुणज में बांटों का उपयोग किया जाता था। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी, ठीक है, मातृ देवी की पूजा की जाती थी ना। तो दोस्तों प्राकृतिक शक्तियों की यहाँ पे पूजा की जाती थी। चलिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। आपको पता है ना जो ईसा पूर्व है उल्टा चलता है, ठीक है। ये चलेगा जैसे कि 2000 से 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 से 500, 500 से 0, ठीक है। उसके बाद ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो वहाँ से लग जाता है ईसवी, क्लियर। चलिए तो वैदिक काल को देखते हैं 1500 से 1600 ईसा पूर्व तक। अब पहला पॉइंट है इसका, हिंदू सभ्यता नगरीकृत थी यहाँ पर, ठीक है, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी, यहाँ पे सिंधु होगा यार, ठीक है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता कैसी थी, नगरीकृत थी, नगर बसे थे बड़े बड़े, मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा नगर था, जबकि जो वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता दोस्तों मात्र सत्तात्मक थी, यानी कि जो राजा था वो फीमेल बनती थी, माता जी यहाँ पे रानी बनती थी, जबकि वैदिक सभ्यता क्या थी, पितृ सत्तात्मक थी, ठीक है। चलिए उसके बाद पॉइंट देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत में बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव से तथा दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से आए थे। अब ये वाला पॉइंट देखिए, अभी वर्तमान में स्टडी हुई थी, ये वाला पॉइंट गलत पाया गया है, ठीक है। कोई आर्य मार्य कहीं से नहीं आए थे, ये सारा कुछ गलत है, लेकिन इतिहास में दिया गया है तो थोड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, तो आप बताएंगे उत्तरी ध्रुव से। और आपसे पूछा जाए कि दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, तो आप बताएंगे तिब्बत से आए थे। अब वर्तमान में तो तिब्बत को चाइना ने एनेक्स कर लिया है, यानी कब्जा कर लिया था चाइना ने तिब्बत पे, क्लियर। चलिए उसके बाद देखते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चाइना ने तिब्बत पे अटैक कब किया था, ठीक है। चलिए भैया आगे देखते हैं। आर्य भारत में सर्वप्रथम सिंधु व सरस्वती की सहायक नदियों के क्षेत्रों में बसे थे, ठीक है।
और ऐसे ही सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है उन्हें, ठीक है। आर्य कहाँ पे बसे थे, तो सिंधु व सरस्वती की सहायक नदियों के क्षेत्रों में बसे थे। ऐसे ही उन्हें क्या कहा जाता है, सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। और दोस्तों इस समय सिंधु नदी को सिंध, रावी नदी को पुरुषणी नदी, चिनाव नदी को असी बनी नदी, झेलम नदी को बितस्ता तथा ब्यास नदी को बिपाशा कहा जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो मेरे हिसाब से तो, ठीक है, क्योंकि मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए पॉइंट है कि सिंधु नदी को क्या कहा जाता था, सिंध नदी भैया कहा जाता था। रावी नदी को पुरुषणी नदी कहा जाता था, चिनाव नदी को असी बनी नदी कहा जाता था, झेलम नदी को बितस्ता और ब्यास नदी को यहाँ पे बिपाशा कहा जाता था। क्लियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। वैदिक काल दो भागों में यहाँ पे बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल चला 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, उत्तर वैदिक काल चला 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। क्लियर। चलिए तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों प्रमुख देवता कौन से थे, ठीक है, इंद्र थे भैया प्रमुख देवता। 250 बार इंद्र का वर्णन हुआ है, 200 बार अग्नि का वर्णन हुआ है, आपको पता है ना। साथ ही साथ दोस्तों कबीलाई संस्कृति थी, कबीले थे छोटे छोटे, ठीक है। परिवार का प्रमुख यहाँ पे कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था परिवार का प्रमुख, तो कुलप यहाँ पे परिवार का प्रमुख कहा जाता था। थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ मैं, थोड़ा अच्छे से दिखेगा, ठीक है, पॉइंट नहीं दिखेंगे यार लेकिन। चलिए तो कुलप कहा जाता था परिवार का प्रमुख और राजा वंशानुगत नहीं था। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या था, जौ था। प्रमुख पशु यहाँ पे गाय थी, इसके अलावा घोड़ा भी यहाँ पे पाला जाता था। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में राजा वंशानुगत हो गए थे, ब्राह्मण लोगों की समाज में सर्वोच्चता हो गई थी। साथ ही साथ राजा ने विभिन्न प्रकार के यज्ञ जैसे अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर दिए थे और समाज में 4 वर्ण हो गए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ण कौन कौन से थे भैया, क्षत्रिय वर्ण था जो कि राजा वगैरह होते थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे और शूद्र थे। इस तरह समाज की व्यवस्था जाति पर आधारित हो गई थी और इनका सबका अलग अलग काम था अपना अपना। क्लियर। चलिए अब दोस्तों वेद आ गया है, कल से हम लोग वेदों को स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जितने भी वेदों के रहेंगे यहाँ से कवर हम लोग करेंगे। साथ ही साथ ये बिल्कुल प्राचीन इतिहास हम लोगों ने कवर किया है। जो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना, हम लोगों ने सिर्फ उनको ही कवर किया है और यही आपके एग्जाम्स में आएंगे। दोस्तों बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने आज कवर किए हैं आपके प्राचीन इतिहास के। इसके अलावा क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन अब नहीं आते हैं प्राचीन इतिहास के, ठीक है। जितने हम लोगों ने पढ़े इसी में से क्वेश्चन आएंगे आपके। क्लियर। चलिए तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे हम लोगों के इतिहास के, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने आज कवर कर लिए हैं। कल से हम लोग वेद पढ़ेंगे, ठीक है। वेदों के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस पेड ग्रुप को सभी लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें, आपकी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छे आपको यहाँ पे PDF कोर्सेज अवेलेबल कराए जाएंगे। करंट अफेयर आपको पूरी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि यूपी करंट अफेयर एंड अदर करंट अफेयर। इंपॉर्टेंट अपडेट जो भी हैं आपको प्रदान किए जाएंगे। ग्रुप डिस्कशन, कोई भी आपका डाउट रहेगा आपका क्लियर किया जाएगा। क्लियर। तो चलिए दोस्तों आप मैसेज करिए इस व्हाट्सअप नंबर पे और ज्वाइन करिए इस पेड व्हाट्सअप ग्रुप को। फिर से मैं कहता हूँ बहुत ही शानदार प्रिपरेशन आप कर लोगे। बहुत ही छोटा इसका प्राइस रखा गया है। इस प्राइस में दोस्तों आप कोई भी अगर कोचिंग सेंटर ज्वाइन करोगे उससे बहुत ही कम ये प्राइस आपके लिए रखा गया है और गारंटी मैं देता हूँ बेस्ट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, जिससे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो को इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।